नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी के बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं और हिंदी भाषा की नींव यानी वर्णमाला के हम वीडियो अभी हमने पहले डाला है, तो जिसमें हमने बात की थी वर्ण की। इसके अलावा हमने बात की थी स्वरों की कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने हैं, स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो जैसे आपने स्वरों के बारे में जाना, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भाषा को बहुत सरल बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, जिससे कि बच्चों की नींव मजबूत हो और भाषा के ऊपर उनकी पकड़ और अधिक सुदृढ़ हो। तो अब हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। पहले हमने देखा स्वरों में स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने कहा आ, ई, उ, ए, तो इनके लिए हमने किसी वर्ण की सहायता नहीं ली। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगर आप कभी भी देखो, अभी मैं उदाहरण करके आपको बताऊंगी तो और आपको स्पष्टता आएगी। तो व्यंजनों में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण में। अब देखिए, जैसे मैंने देखा, मैंने कहा का, लेकिन जब मैंने का उच्चारण किया तो आपने जो ध्वनि आई का आ, तो यानी यहां पर हमारी का और आ की ध्वनि आई, यानी का स्वतंत्र नहीं है। का को स्वरों की आवश्यकता, का के उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा का। अब एक और है, क्योंकि का कैसे होते हैं? अधूरे होते हैं। इनको ये स्टिक चाहिए, बैसाखी चाहिए, तो ये बैसाखी से चलते हैं, लेकिन जब स्वर आकर के इनकी मदद करते हैं तो ये पूर्ण हो जाते हैं। अब मैंने कहा का आ, तो अब हो गया का, तो यानी आपने का और आ दोनों का उच्चारण हुआ। उसी प्रकार से अगर मैंने कहा का आ, तो आप ये देखिए कि सभी व्यंजनों को उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से स्वर 3 प्रकार के थे, अब व्यंजन कितने प्रकार के हैं एक बार हम देख लेते हैं। स्वरों की संख्या मैंने आपको 11 बताई थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि 12 खड़ी में री शब्द का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, री अक्षर का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब तक री से संबंधित शब्द हमारी शब्दावली में होंगे, री का स्वर के रूप में प्रयोग किया ही जाएगा। अभी मैं एक नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार एक पुस्तक पढ़ रही थी, उनमें एक विद्वान का कहना था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग या अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं ओ, जिनको हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं, बॉल, डॉक्टर, बॉस, तो जो ओ ध्वनि है उसको हम स्वरों में स्थान क्यों ना दे दें। हो सकता है भविष्य में स्वरों की संख्या 12 हो जाए और ओ को ध्वनि को भी स्वरों में स्थान मिल जाए, लेकिन फिलहाल स्वरों की संख्या 11 है, तो हम उसी पर बात करते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन को। अब देखिए, जितने सारे व्यंजन हैं उनको वर्ग के हिसाब से बांट दिया गया है, यानी जो पहला व्यंजन है उस वर्ग का नाम उसी के ऊपर रख दिया है, और एक पंक्ति में 5 व्यंजन हैं। अब देखिए, का वर्ग में कौन सा व्यंजन है और इनको कैटेगरी हमने कौन सी नाम दी है? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन में जो पहला वर्ग है वो का वर्ग है। तो उसमें कौन कौन से व्यंजन एक बार देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ड़ा, डा, ड़ा नहीं कहेंगे, डा कहेंगे हम। चा वर्ग में कौन से व्यंजन है? च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग ट, ठ, डा, ढ, ण। इसके बाद आता है ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, व, भ, म। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं? फा के उच्चारण में फा बोलते हैं, जबकि फा शब्द उर्दू का है, क्योंकि फा के नीचे नुक्ता होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से लगा लेंगे तो ये हो जाएगा फा। फा मतलब फलक, फन। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है FUN, फन,
फिलोसफी। लेकिन हम क्योंकि ये हिंदी का है तो हम इसको नीचे नुक्ता हटा देंगे, तो उच्चारण क्या होगा? फा, फल। अब इसके बाद आते हैं, ये तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन आ गए। अब इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन को क्यों कहा गया? क्योंकि बीच में है। अब देखिए या, रा, ला, वा। अब विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किल आती है इन व्यंजनों के प्रकार समझने में। तो सबसे पहले आप उनको बताइए कि जो जितने वर्ग हैं का से लेकर के पा वर्ग तक हैं वो स्पर्श व्यंजन है, लेकिन बीच में या, रा, ला, बा अक्षर चारों रहते हैं एक साथ। या, रा, ला, वा अक्षर चारों हैं यारों के यार। तो जो पहली कैटेगरी है, पहला वर्ग है वो स्पर्श व्यंजन है। दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी जो बीच में रहते हैं वो कौन से हैं? यारा, लावा। अगर आप इस तरह से बच्चों को बताएंगे तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने स्पर्श देख लिया, हमने अंतस्थ देख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद जो अगला, अब इसको हम एक बार हटा देते हैं क्योंकि हमें स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए अब ये हमारे कितने हो गए? अब ये हो गए हमारे। अब इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जिसमें गर्माहट पैदा होती है। तो देखिए एक बार हम इसको यहाँ ऊष्म व्यंजन, अब इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं इसको तीसरा आ गया हमारा ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म कौन से हैं? जिनको बोलने में गर्मी पैदा हो रही है, ऊष्म व्यंजन। हमें ऐसा लग रहा है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? वो श, सा और हा। अब ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे ये 4 व्यंजन हैं। तो पहला वाला वर्ग हुआ हमारा स्पर्श व्यंजन, जो वर्गों के हिसाब से का, खा, गा, घड़ा। इसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जब हम उच्चारण कर रहे हैं, श, स, हा। अब अगर आप अक्सर देखेंगे तो संस्कृत में सबसे अधिक जिस शा का प्रयोग होता है वो ये है। इसके अलावा एक बात हम और करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये जो पंचम वर्ण है इनको हम कहते हैं नासिका व्यंजन, नासिक की व्यंजन। अब देखिए हम नासिक इसको क्यों कहते हैं, एक बार हम उदाहरण के द्वारा इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं कि जैसे जब हम मानक वर्तनी की बात करते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि हर 5 कोस पर पानी बदल जाता है, 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। तो भाषा में एक रूपता लाने के लिए जो शिक्षाविद थे उन्होंने मानक वर्तनी तैयार की, यानी ऐसे शब्द जो हर जगह एक ही रूप में स्वीकार्य हों। तो ये जो पंचम वर्ण है, ड़ा, ज्ञा, ड़ा या डा, एक बार उच्चारण दोबारा कर लेते हैं, ड़ा, ञ, डा, ना, मा। यानी जब भी शब्द के बीच में कहीं सब इसका प्रयोग होगा इस वाले वर्ण का, तो क्या होगा, उसको हम बिंदु में परिवर्तित कर देंगे। किस तरह के बिंदु में? ऐसे, और हम उसको कहेंगे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। तो वो बिंदी में परिवर्तन, तो ज़्यादातर जो रूप देखा जाता है वो माँ और ना में परिवर्तन आता है। अब देखिए ये हैं शब्द नासिक के। अब एक बार हम जरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम नाक पकड़ करके, क्योंकि इन वर्णों को या इन व्यंजनों को नासिक के कहा गया है, तो एक बार उच्चारण करते हैं। तो क्या नासिका को दबाने पर कोई परिवर्तन आता है? जैसे मैंने कहा णा, या, णा, ना, बा। तो इसका कारण क्या है कि जब आपने अपनी नाक दबाई तो वो प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए हम इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। बच्चों को आप इस प्रकार ज़रूर समझाइए, इससे क्या होगा, बच्चों को ये हमेशा याद रहेगा, वो व्याकरण के नियमों में नहीं उलझेंगे। प्रैक्टिकली जब वो चीज़ें करके देखेंगे तो उनको बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब आपने देखा स्वर हमारे कितने हुए? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। ये तो हमारे स्वर हो गए 11। और व्यंजन कितने हुए? अब ये का वर्ग में हम देखते हैं तो 5 हो गए, 5, 10, 15, 20, 25
26, 27, 28, 29। अब ये 29 हो गए हमारे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे ऊष्म व्यंजन, अब इसके बाद है हमारे संयुक्त व्यंजन। कुछ ऐसे व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में जो 2 अक्षरों के मेल से बने हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन से हैं, उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब वो संयुक्त व्यंजन एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा गिनती करते हैं। संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम जब अगर अपने समय की अगर हम बात करें, जब वर्णमाला में हम केवल ये 3 ही अक्षर देखते थे, क्षत्रज्ञ। कई बार देखते हैं आप व्हाट्सएप पे बड़े कि वो आता है कि हिंदी वर्णमाला आ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बना करके छोड़ती है, तो ज्ञा से ज्ञानी। लेकिन अब एक शब्द और, जो एक वर्ण और जोड़ दिया गया है, श्रा। तो देखिए वो किन किन वर्णों से, किन किन अक्षरों से मिलकर के बनाए, एक बार देख लेते हैं। क्ष बना है का और श दोनों। इसके बाद त्रा बना है ता और रा से मिलकर के। ज्ञा बना है जा और ञा से मिलकर के, ञा। वर्ण विच्छेद में हम इसी प्रकार से उनको विच्छेद करते हैं, टुकड़े करते हैं। इसके बाद है श्रा बना है शा और रा से। तो हमने देखा, हमने कहा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट में वर्णों का विच्छेद करते हैं, तो हम उस वर्ण के टुकड़े करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास 11 स्वर हैं और हमारे पास 33 व्यंजन हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्या हो गई? 44 हो गई। अब देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो हमारी ध्वनि में आ। तो हमने देखा कि स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। तो दोनों मिलाकर के कितने हुए? 44। अब इसके बाद हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन 4 हैं और वो किस प्रकार से अलग अलग हो रहे थे, हमने वो भी देखा। या किन किन स्वरों से वो बने हैं, तो या किन व्यंजनों से बने हैं, हमने वो देखा। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4 हो गए। अभी आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर एक तालिका बना दी है। अब इसके बाद हम करते हैं द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन वो कौन कौन से? जो द्विगुण व्यंजन हैं वो हैं हमारे ड़ा और ढा। वहाँ हमने देखा था डा और ढा था, लेकिन ये इनमें इसको हम उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो हम जब साउंड जब इसका उच्चारण करते हैं ड़ा ढ़ा, तो आप देखते हो हमारी जीभ है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इनको हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ। अब देखिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है कि जब हम डा का प्रयोग करते हैं तो डा से शब्द की शुरुआत होती है, डलिया, डमरू, डगमग। लेकिन ड़ा शब्द के बीच में आता है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते गड़बड़, लड़ाई, सड़क, झगड़ा। उसी प्रकार से ढा का प्रयोग यहाँ बीच में आता है, शब्द के बीच में। लेकिन ढा अगर हम करते हैं इसके नीचे से अगर हम ये डॉट हटा देते हैं तो ढा शब्द के आरंभ में आता है, जैसे ढोलक, ढाल। तो इस प्रकार से तो ये 2 वर्ण हैं या जो 2 व्यंजन हैं, इनको हमने द्विगुण व्यंजन के रूप में अपनी हिंदी में लिया है। इसके बाद आते हैं अयोगवाह। संस्कृत में अयोगवाह 4 हैं, हिंदी में 2 हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के सबसे अधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है। जिस भाषा में सबसे अधिक तत्सम और तद्भव शब्द लिए गए वो हिंदी भाषा है। अब आ को हम करते हैं मानक वर्तनी की। जब मैंने बात करी तो उस अयोगवाह में क्या है, अंग है, उसको हम अनुस्वार के रूप में लेते हैं। यानी जो पंचम वर्ण की मैं बात कर रही थी, अगर मैं कहती हूँ शब्द है नंदन, NANDAN, तो मैं क्या करूँगी, NA जो ना आ रहा है उसमें बिंदी की जगह मैं इस प्रकार से उसको लगा दूंगी, तो आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी। नंदन, तो ये क्या है, जो ना था वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, हिंदी को मानक रूप देने के लिए, एक रूपता लाने के लिए।
और दूसरा शब्द है आहा। आहा विसर्ग। संस्कृत भाषा में इसके आपको अधिकांश शब्द मिलेंगे और हिंदी में कुछ शब्द हैं जिनमें इस विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे प्रातः। धीरे धीरे वो शब्द भी अब समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन संस्कृत के ज़्यादातर शब्द आपको विसर्ग के साथ मिलेंगे। तो अगर आप ये देखें कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, लेकिन ध्वनियों की अगर मैं बात करूं तो वो 52 हैं। तो वो इस प्रकार से हैं: स्वर 11, 33 व्यंजन, द्विगुण व्यंजन 2 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अयोगवाह 2 हैं। तो इस प्रकार से जो कुल ध्वनियाँ हैं वो 52 हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर सबसे बड़े भ्रम की स्थिति यही होती है कि स्वर भी भिन्न भिन्न पुस्तकों में उनकी संख्या अलग अलग बताई गई है। कहीं अंग आहा तक भी स्वरों को वर्णमाला में रखा गया है, स्वरों के स्वरों में अंग और आहा को भी जोड़ दिया गया है, जबकि अंग और आहा दोनों ही अयोगवाह हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं चंद्रबिंदु की। चंद्रबिंदु का प्रयोग भाषा में, उसको हम कहते हैं अनुनासिक शब्द है। तो भाषा में एक रूपता लाने के लिए, मानकीकृत करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी वीडियो होंगे आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है।